हैव यू एवर वंडर्ड कि पॉपुलेशन में जीन्स का परसेंटेज कैसे सेम रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन? लेट्स अंडरस्टैंड हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इन जस्ट 60 सेकेंड्स। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि अगर पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा, माइग्रेशन नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा और मेटिंग बिल्कुल रैंडम है, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। यह P और Q रिप्रेजेंट करते हैं दो टाइप्स के एलील्स। P मतलब डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी, Q मतलब रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी, और P प्लस Q हमेशा 1 होता है। सपोज Q इज इक्वल टू 0.4, तो P हो जाएगा 0.6। अब P सुपरस्क्रिप्ट मीन्स प्योर डोमिनेंट, Q सुपरस्क्रिप्ट मीन्स प्योर रिसेसिव, और टू PQ मीन्स हाइब्रिड कंडीशन। इसको ऐसे समझो जैसे एक जार में रेड और ब्लू बॉल्स है। अगर कोई बाहर से बॉल ऐड या रिमूव नहीं करे तो रेशियो सेम रहेगा। सो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन हेल्प्स साइंटिस्ट्स चेक वेदर एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं इन अ पॉपुलेशन। सिंपल मैथ्स, पावरफुल कॉन्सेप्ट। फॉलो फॉर मोर इजी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। पेडिग्री एनालिसिस से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन 1 मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, डोंट मिस दिस कॉन्सेप्ट। Pedigree analysis is the study of inheritance of traits in a family. Remember, square is male, circle is female, and shaded means affected. Half-shaded symbols are carriers. Direct questions come from these symbols, so memorize them strictly from insert. Here is the trick. If the trait skips a generation, it's recessive. If it appears in every generation, it's dominant. Think fast. For X-linked recessive, you will see more males affected than females. This is a classic NEAT pattern. Look at this chart. Is it autosomal recessive or dominant? 3, 2, 1, it's recessive because it skips a generation. Pedigree analysis से हर साल questions आते हैं. Practice PYQs and master this topic. Follow for more quick NEAT revisions. नीट में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक गमेटोफॉर्मेशन इन प्लांट्स सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर लो। आंथर के माइक्रोस्पोरांजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर तेतरट बनते हैं। पोलन ग्रेन डेवलप होता है जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गमेट्स बनाता है। ये है आपका मेल गेमेटोफाइट। फीमेल साइड में ओवुले के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस से फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसक में। याद रखो, एग सेल और पोलर न्यूक्ली नीट के लिए क्रूशियल हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मत भूलना। एक माले गमेटे प्लस एग बनता है जाइगोट और दूसरा प्लस पोलर न्यूक्ली बनता है एंडोस्पर्म। माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस और डबल फर्टिलाइजेशन ये नीट के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए चैनल को फॉलो करो। नीट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ममरी ग्लैंड पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 60 सेकंड्स में कंप्लीट रिवीजन कर लो। मैमरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। हार ग्लैंड में 15-20 मेमोरी लोब्स होते हैं जिसमें यूनिट्स होते हैं जिन्हें लोबुलेस कहते हैं। ऑल्वियोली सेल्स मिल्क सिक्रीट करते हैं। अल्वियोली से मिल्क मामरी ट्यूबुल्स में जाता है, फिर मामरी डक्ट्स में। ये मिलकर वाइडर मामरी अम्पुला बनाते हैं। मिल्क इजेक्शन निपल पार लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू होता है। अब हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका काम मिल्क सिंथेसिस करना है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसे मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। फंक्शनल यूनिट अल्वियोलस है। नीट के लिए ये फ्लो और हार्मोन्स याद रखो। फॉलो फॉर मोर क्विक रिविजन्स। ट्रू फंगी को यूमिकोटा क्यों कहा जाता है? किंगडम फंगी के अंतर्गत ये एक मोनोफिलेटिक ग्रुप है जिसमें एस्कोमिकोटा, बसीडियोमिकोटा, जिगोमिकोटा और छाइट्रिडियोमिकोटा शामिल हैं। इनका वेजिटेटिव बॉडी हाइफाई से बना माइसीलियम होता है जो सेप्टेट या कोइनोसिटिक हो सकते हैं। सेल वॉल प्राइमरीली चाइटिन और ग्लूकन से बनी होती है जो इनकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। यूमाइकोटा हेटेरोट्रोफिक हैं और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनमें इन रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर्ड होता है और मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्टेजेस, प्लास्मोगेमी, कारियोगेमी और मेयोसिस द्वारा होता है। हायर फंगी में डिकारियोटिक फेज एक की फीचर है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखें, किटिनस सेल वॉल, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन और हाइफॉल ऑर्गेनाइजेशन ये यूमाइकोटा की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या मिक्सोमिकोटा वास्तव में ट्रू फंगी है? हिस्टोरिकली इन्हें फंगी माना गया, लेकिन मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अनुसार ये किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड्स हैं।
इनका वेजिटेटिव बॉडी एक मल्टीन्यूक्लिएट डिप्लॉयड सेल्यूलर प्लाज्मोडियम होता है। यह कोइनोसिटिक स्ट्रक्चर शो करता है जिसमें प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी जाती है। ट्रू फंगाई एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन मिक्सोमाइकोटा फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रदर्शित करते हैं, जहां ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के जरिए इंजेस्ट करते हैं। वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्पोरेंजियम वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जबकि चाइटिन एब्सेंट होता है। लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्वॉर्म सेल्स फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, जो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन से प्लाज्मोडियम बनाता है। फेवरेबल कंडीशंस में मियोसिस के बाद स्पोर्स रिलीज होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखें, प्लाज्मोडियल बॉडी, फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एब्सेंस ऑफ काइटिन, ये फीचर्स मिक्सोमाइकोटा को ट्रू फंगी से क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टिस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जबकि एपिडिडिमिस में स्पर्म का मैच्योरेशन यानी परिपक्वता होती है। वास डेफरेंस एक नली की तरह काम करती है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट यानी आगे भेजने का काम करती है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करते हैं, जो स्पर्म को पोषण और गति प्रदान करता है। पीनिस का कार्य रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस STDs कैसे फैलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या यौन संचारित रोग वे संक्रमण हैं जो मुख्य रूप से असुरक्षित शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। इनमें HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और HPV जैसे गंभीर रोग शामिल हो सकते हैं। STDs केवल असुरक्षित संपर्क ही नहीं, बल्कि संक्रमित रक्त, दूषित सुइयों के उपयोग या मां से बच्चे में भी फैल सकते हैं। कई बार STDs के लक्षण तुरंत नहीं दिखते, इसलिए शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव जैसे दर्द या जलन पर ध्यान दें। बचाव के लिए कंडोम का उपयोग करना और समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाना बेहद जरूरी है। HPV टीकाकरण, सुइयों को साझा न करना और जागरूक रहना ही सुरक्षा की कुंजी है। जानकारी ही बचाव है। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि महिला शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है योनि? योनि महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गर्भाशय को शरीर के बाहरी हिस्से से जोड़ता है। यह शरीर के भीतर मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होता है। यह एक मांसपेशियों से बनी और बहुत ही लचीली नली की तरह होती है। इसके मुख्य कार्यों में से एक है प्रसव के दौरान जन्म नहर के रूप में कार्य करना। यह मासिक धर्म के रक्त को शरीर से बाहर निकलने का रास्ता भी प्रदान करता है। इसकी मांसपेशी वाली दीवारें बहुत लचीली होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर फैल और सिकुड़ सकती हैं। स्वच्छता बनाए रखना और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के इन अंगों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी होना झिझक को दूर करने में मदद करता है। मानव शरीर को समझना ही सही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। Did you know the same biochemical reaction in your body can be performed by different forms of the same enzyme? These are called isozymes. They are different molecular forms of the same enzyme that catalyze the same reaction. Though they do the same job, they differ in amino acid sequence, structure, kinetic properties, and how they are regulated. Why does this matter? It allows for tissue-specific expression and fine-tuned metabolic control across your body's development. Take lactate dehydrogenase, or LDH. It has distinct isozyme patterns in heart versus muscle tissue, critical for diagnosing damage. So remember, isozymes equal same function, different forms, but specialized roles. Good luck with your studies. Did you know fungi are classified based on their reproductive structures? Let's break it down. First, Chytridiomycota. These are primitive fungi characterized by their motile zoospores. Next, Zygomycota. They form resistant zygospores, famously seen in Rhizopus. Then there's Ascomycota, or sac fungi. They produce ascospores inside distinctive sacs called asci. Basidiomycota are the club fungi. They bear basidiospores on a structure called a basidium. Think mushrooms. Finally, Deuteromycota, the imperfect fungi. Only their asexual reproduction phase is known. Fungal classification reveals their evolution and roles. Follow for more botany concepts. Did fungi evolve from plants or from animals? The answer might surprise you. For a long time, fungi were grouped with plants because they both stay in one place and have cell walls. But modern molecular phylogeny reveals a different story. Fungi are actually closer relatives to animals.
They likely originated nearly a billion years ago from unicellular, flagellated protists, much like today's chytrids. Key adaptations like chitin cell walls, absorptive nutrition, and high fall organization fueled their success. So remember, fungi are not plants. They are evolutionarily closer to us. Follow for more botany shorts. How do fungi eat without a mouth? Let's break down fungal nutrition in 60 seconds. First, fungi are heterotrophic and absorptive. They don't ingest food like animals. They absorb it through their cell walls. They perform extracellular digestion. They secrete enzymes outside their bodies to break down complex matter, then suck up the simple nutrients. There are three main modes. Saprophytic fungi feed on dead organic matter. Think of bread mold or rotting logs. Parasitic fungi feed on living hosts, but symbiotic ones, like mycorrhiza, trade nutrients with plant roots. A win-win. So remember, digestion happens outside useful. Follow for more botany concepts. Did you know fungal cell walls are made of chitin, not cellulose? It's key for botany students. Unlike plants with cellulose, fungi use chitin, a tough polymer, to build their structural foundation. The fungal cell wall is a complex, multi-layered structure acting as the cell's skeleton. Inner chitin provides the tensile strength needed to maintain cell shape. Next are V-glucans, polymers that provide elasticity and structural integrity to the wall. Outer manoproteins are essential for cell signaling and wall porosity. This wall protects against osmotic stress and defines the fungus's unique shape. Unique to fungi, this wall is a primary target for many antifungal drugs. Recap, it's chitin, glucans, and proteins working for strength and protection. Master these layers and you'll master fungi. Follow for more botany concepts. Did you know fungal cell walls are made of chitin, not cellulose? Unlike plants, fungi rely on this unique structure for protection and shape. Have you ever wondered how fungi grow and feed? It all starts with these microscopic threads called hyphae. Hyphae are long, branching filaments that make up the body of a fungus. They have strong cell walls made of chitin. As they grow, they form a vast network called a mycelium, allowing the fungus to absorb nutrients from its environment. These tiny threads play a massive role in our ecosystem as decomposers, nature's hidden recyclers.